दोस्तों, इन दिनों भारत सरकार और भारत की जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बीच एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट विवाद चल रहा है। भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू पिछले कुछ महीनों में कई बार जुडिशरी पर पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। यहाँ तक कि रिसेंटली भारत के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ ने भी पब्लिकली एक कॉन्फ्रेंस में भारत की जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सरकार बार बार जुडिशरी को क्रिटिसाइज कर रही है? आइए जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी इस वीडियो में। भारत एक लोकशाही देश है और हमारी लोकशाही के 3 आधार स्तंभ है। पहला है लेजिस्लेचर, यानी कि जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, जहां सारे कानून बनाए जाते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरा जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। और ये तीनों ब्रांचेस देश में डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन इसके लिए देश की जुडिशरी को लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से अलग रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी द्वारा दिए जाने वाले किसी भी जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस ना कर सके। और इसी वजह से भारत की जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और राज्यों की हाई कोर्ट्स के जजेस का सिलेक्शन और उनका ट्रांसफ़र इंडिपेंडेंट रखा गया है। इन जजेस का सिलेक्शन और ट्रांसफ़र कॉलेजियम सिस्टम द्वारा तय किया जाता है। और यह कॉलेजियम सिस्टम ही इस वक्त चल रहे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच के विवाद का सेंटर पॉइंट है। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, उसे समझने की कोशिश करें तो हमें थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। 1980s और 1990s के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 केसेस के जजमेंट्स दिए, जिन्हें 3 जजेस केसेस भी कहा जाता है। इन तीनों केसेस के जजमेंट्स के आधार पर कॉलेजियम सिस्टम बनाई गई थी। कॉलेजियम का अर्थ आसान भाषा में ग्रुप होता है। इस कॉलेजियम सिस्टम के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी जज को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए एक कॉलेजियम बनाई जाती है। उस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। यह कॉलेजियम ही अपॉइंट किए जाने वाले जजेस को सिलेक्ट करती है। सेम वे अगर किसी राज्य की हाई कोर्ट के लिए जजेस को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए भी कॉलेजियम बनाई जाती है। और इस कॉलेजियम में उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसी हाई कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। और फिर यह कॉलेजियम उस हाई कोर्ट के लिए जजेस सिलेक्ट करती है। कॉलेजियम जजेस को सिलेक्ट करने के बाद उनके नामों को गवर्नमेंट की लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंड करती है उन जजेस को अपॉइंट करने के लिए। और ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पर बाइंडिंग होती है, यानी कि गवर्नमेंट को उन जजेस को अपॉइंट करना ही पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एक बार सिलेक्ट किए गए नामों को फिर से कॉलेजियम को रिव्यू करने के लिए वापस भेज सकती है। लेकिन अगर कॉलेजियम उन्हीं नामों को फिर से रिकमेंड करे तो फिर गवर्नमेंट को उन्हें मानना ही पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि भारत की जुडिशरी में जजेस ही तय करते हैं कि आने वाले वक्त में कौन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनेगा। और पूरी दुनिया में शायद भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर जुडिशरी में जजेस ही जजेस को सिलेक्ट करते हैं। और ये सब भारत की जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से दूर रखने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर विवाद ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जजेस को सिलेक्ट करने की जो ये सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट का भी कुछ रोल हो। गवर्नमेंट का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से एक ओपेक और नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी कि एकदम बिन पारदर्शी सिस्टम है, जिसमें किस बेसिस पर जजेस को सिलेक्ट किया जाता है, जजेस को सिलेक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो की जाती है, जजेस के सिलेक्शन के क्या क्राइटेरियाज रखे गए हैं, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है। और इस वजह से गवर्नमेंट का कहना है कि इस बात की क्या गारंटी है कि कॉलेजियम ने सही जजेस को सिलेक्ट किया है। यानी कि कॉलेजियम जब अपॉइंट किए जाने वाले जजेस को सिलेक्ट करती है तब कॉलेजियम को एक बार गवर्नमेंट के साथ भी चर्चा करनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। दूसरी तरफ जुडिशरी का मानना है कि जजेस के सिलेक्शन और ट्रांसफर के बारे में डिसीजन लेने की पावर को जुडिशरी के पास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इसी तरह जुडिशरी को गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से दूर रख सकते हैं। और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी भी है। अगर जजेस के सिलेक्शन और ट्रांसफ़र के डिसीजन में गवर्नमेंट को ओपिनियन भी लेने लगे तो ऐसा हो सकता है कि रूलिंग पार्टी उन जजेस को सिलेक्ट करे जो कि रूलिंग पार्टी को फेवर करे केसेस के जजमेंट्स देते वक्त। और ऐसा पहले हो भी चुका है।
जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। दरअसल 1950s से 1980s तक जजेस को सिलेक्ट करने में गवर्नमेंट का भी रोल हुआ करता था। उन दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन यानी कि एक प्रथा को फॉलो किया जाता था, जो कि आज तक चल रही है। वो कन्वेंशन ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसे ही अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। 1973 में पहली बार इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा उस कन्वेंशन को तोड़ा गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सर्वमित्र सिकरी रिटायर होने वाले थे। उनके रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट ने सीनियरिटी वाले कन्वेंशन को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जज को साइडलाइन करके जस्टिस A.N. रे, जो कि सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर थे, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। क्योंकि जस्टिस A.N. रे ने 1973 के फेमस केशवानंद भारती केस में गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दिया था और उन 3 जजेस जिनको साइडलाइन किया गया था उन्होंने उस केस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना जजमेंट दिया था। इस तरह के इंसिडेंट्स कई बार हुए थे। इस वजह से जुडिशरी ने 3 जजेस केसेस के थ्रू कॉलेजियम सिस्टम बनाया जजेस को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट उसमें दखल अंदाजी ना करे और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह सके। मोदी सरकार ने भी 2014 में कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी। 2014 में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया था, जिसे शॉर्ट में एनजेक भी कहते हैं। इस कमीशन को कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस, यूनियन लॉ मिनिस्टर और लॉ की समझ रखने वाले 2 एमिनेंट लोग इस कमीशन के पार्ट थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया था। इस कमीशन का काम था जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के बारे में डिसीजन लेना। लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 4-1 की मेजोरिटी से एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये कमीशन भारतीय संविधान के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कॉलेजियम सिस्टम को स्थापित कर दिया। एनजेक के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि जो कि इस कमीशन में जुडिशरी के मेंबर्स के अलावा लॉ मिनिस्टर और 2 और लोग भी शामिल है, तो वो ये 3 मिलकर जजेस के सिलेक्शन में इंटरफियर कर सकते हैं, जो कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म कर सकता है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, तब से गवर्नमेंट ने जुडिशरी के खिलाफ पब्लिक स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया है। कभी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर। इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पर एक और चीज करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कॉलेजियम द्वारा रिकमेंड किए गए नाम गवर्नमेंट पर बाइंडिंग होते हैं और गवर्नमेंट को उन्हें अपॉइंट करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक लूप होल है। वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पर बाइंडिंग तो होती है, लेकिन कितने वक्त में कॉलेजियम द्वारा रिकमेंड किए गए जजेस को अपॉइंट करना है, वो टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। तो गवर्नमेंट इसी लूप होल का फायदा उठाती है और जजेस को अपॉइंट करने में बिना वजह डिले करती रहती है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार अपॉइंटमेंट में डिले करने के रीजन पूछने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सटेंशियल रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये बात सच है कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत है, लेकिन इस सुधार की मांग के नाम पर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस छीन लेना कोई ठीक बात नहीं है। इन सब का यही कंक्लूजन निकलता है कि करंट गवर्नमेंट देश में जजेस की अपॉइंटमेंट पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल चाहती है। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए वहां की जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है। और हम इंडियंस तो हमारे इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसा हो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में जुडिशरी ही इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आपके इस पूरे इश्यू के बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मैं रवि उमरेटिया साइनिंग ऑफ।